ये रहा डिस्क्लेमर और अब लोड शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक एडवेंचरर ऑरेन से जो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों यूज करने में स्किल्ड है, लेकिन आयरॉनिकली यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि इसी वजह से उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया जाता है। उनका लीडर ओलिवर बताता है कि बचपन के दोस्त होने की वजह से उसने ऑरेन को इम्प्रूव करने के बहुत चांसेस दिए, बट उसके हिसाब से ऑरेन अब भी उनके साथ फाइट करने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि ऑरेन और ओलिवर ने ये पार्टी 8 साल पहले बनाई थी और सदर्न ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंचने वाले पहले एडवेंचर्स भी वही थे। इसी लेजेंडरी अचीवमेंट के बाद पूरी दुनिया उन्हें हीरोज पार्टी के नाम से जानने लगी। ओलिवर एक्सप्लेन करता है कि पार्टी में एक एन्चेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट रेड के दौरान जब उन्होंने दूसरे एस रैंक एन्चेंटर्स के साथ फाइट किया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ऑरेन उनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता। वो बताता है कि ऑरेन एक्चुअली एक स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन क्योंकि पार्टी को एक एन्चेंटर की जरूरत थी इसीलिए उसे मजबूरन अपना क्लास चेंज करना पड़ा क्योंकि उसमें एन्चेंटर बनने की एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा थी। अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए ऑरेन ने तो अपने खुद की एक बिल्कुल नई टाइप की मैजिक भी इन्वेंट कर ली थी, लेकिन ओलिवर उसे सीधा बता देता है कि उन्हें ऑलरेडी उसका रिप्लेसमेंट मिल चुका है। ये सुनते ही ऑरेन समझ जाता है कि उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है। वो सबको हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन पार्टी की में शैनल उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वो हमेशा सबको बताता रहता था कि क्या करना है, जो काफी अनोइंग था। फिर वो उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बुलाती है क्योंकि ऑरेन बहुत सारी चीजें कर लेता है बट किसी भी चीज में ए रैंक से ऊपर नहीं जा पाता। प्रेजेंट में वापस आते ही हम ऑरेन को देखते हैं, वो अपने ऊपर बफ्स लगाकर अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करता है और देखते ही देखते गॉब्लिन्स के पूरे ग्रुप को काट गिराता है। ये देखकर ऑरेन खुद भी मुस्कुरा देता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड्समैन वाला टच अभी भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है, चाहे उसके बफ्स थोड़ी देर के लिए ही काम करते हो। ऑरेन ने एन्चेंटर और स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटीज को कंबाइन करके एक बिल्कुल नया फाइटिंग स्टाइल डेवलप कर लिया था और उसका सिर्फ एक ही गोल है ताकि कोई भी उसे दोबारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बुला सके। उसके बाद वो उस फ्लोर के टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल पर रजिस्टर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम डंजन आए तो सीधा यहीं से स्टार्ट कर सके। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ एडवेंचर्स पर पड़ती है जो जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि वो अपनी पार्टी की एक लड़की को पीछे छोड़ आए हैं क्योंकि वो ऑक्स के सामने टिक नहीं पाई। उनका लीडर कहता है कि उसे बस मरने दो। वो कहता है कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो अभी अभी पार्टी में ज्वाइन हुई थी। ये सुनते ही ऑरेन का खून खौल जाता है क्योंकि वो खुद जानता है कि अपनी ही पार्टी के हाथों अबैंडन होना कैसा फील होता है। वो उन सबको बुरी तरह डांट देता है कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी टीममेट को पीछे छोड़ देना कितना घटिया काम है। उनमें से एक बंदा कहता है कि उनके पास उसे बचाने की जितनी स्ट्रेंथ ही नहीं है और गुस्से में ऑरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरेन एक ही मूव में उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो बाकी लोगों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। दूसरी तरफ वो लड़की ऑक्स के एक पूरे होड़ से घिर चुकी होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बैरियर समन करती है, लेकिन सारे ऑक्स मिलकर उस बैरियर पर लगातार अटैक करते रहते हैं और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह टूट जाता है। लड़की को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, बट तभी ऑरेन अचानक अपनी विंड मैजिक यूज करके सारे ऑक्स को हवा में उड़ा देता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा उनके बीच चार्ज कर जाता है। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक रह जाती है। एक तरफ ऑरेन स्वॉर्ड से फाइट कर रहा होता है और साथ ही सपोर्ट स्पेल्स भी यूज कर रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो एक्चुअली स्वॉर्ड्समैन है या एन्चेंटर। फिर ऑरेन अपनी मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को और भी शार्प बना देता है और एक के बाद एक सारे ऑक्स को काटना शुरू कर देता है। उसकी फाइटिंग देखकर लड़की को रियलाइज होता है कि उसके स्किल्स सच में नेक्स्ट लेवल है। सारे ऑक्स को खत्म करने के बाद ऑरेन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ही पल पहले मौत के कितने करीब थी। ऑरेन उसे सेफली डंजन से बाहर निकाल देता है और फिर फेयरवेल बोलकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसका प्रॉपर्ली थैंक यू करना चाहती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, सोफिया क्लॉडल। जैसे ही ऑरेन उसका सरनेम सुनता है वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है। उसे सोफिया के कपड़ों पर बना हुआ क्रेस्ट भी काफी फेमिलियर लगता है। सोफिया फिर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वो उसका शुक्रिया प्रॉपर्ली अदा कर सके। रेस्टोरेंट पहुंचते ही ऑरेन की नजर वहाँ लगे एक साइन पर पड़ती है, उस पे वही क्रेस्ट बना होता है और तब उसे रियलाइज होता है कि सोफिया फेमस गिल्ड नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से बिलोंग करती है। ऑरेन जानता था कि नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स किंगडम की सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है। वहीं उसकी मुलाकात सोफिया की बड़ी बहन सेल्मा से होती है जो उसे देखते ही पहचान लेती है। ऑरेन कहता है कि उनके लास्ट मीटिंग को काफी टाइम हो गया है। ये सुनकर सोफिया क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि वो सेल्मा को कैसे जानता है। तब ऑरेन बताता है कि सेल्मा पूरे कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटर के नाम से फेमस है। पार्टी मेंबर्स को अलग अलग रोल्स में डिवाइड करके फाइट करने का आइडिया भी सबसे पहले उसी ने दिया था। इसी वजह से आज अटैकर्स और डिफेंडर्स फ्रंट लाइन में मॉन्स्टर से फाइट करते हैं जबकि सपोर्टर्स पीछे से उन्हें बफ्स और सपोर्ट देते रहते हैं। वैसे ही हीरोज पार्टी ने भी सेल्मा का ये सिस्टम अडॉप्ट किया था और क्योंकि पार्टी को एक एन्चेंटर चाहिए था ऑरेन को मजबूरन अपना स्वॉर्ड्समैन वाला रोल छोड़कर एन्चेंटर बनना पड़ा। लेकिन लास्ट रेड में जब सबने सेल्मा को एक्शन में देखा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ऑरेन उसके लेवल के आसपास भी नहीं है और इसी वजह से उन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया। तभी सेल्मा उससे पूछ लेती है कि क्या वो उसकी बहन के पीछे तो नहीं पड़ा है। ये सुनते ही ऑरेन तुरंत मना कर देता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेल्मा उसकी बात का उल्टा मतलब निकाल लेती
है। उसे लगता है जैसे ऑरेन कह रहा हो कि सोफिया उसके लायक ही नहीं है। सिचुएशन और ऑकवर्ड होने ही वाली होती है कि सोफिया बीच में आ जाती है। वो सेल्मा से कहती है कि ऑरेन के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे क्योंकि उसने आज उसकी जान बचाई थी। सोफिया फिर एडमिट करती है कि वो बिना किसी परमिशन के अकेले डेंजन चली गई थी। ये सुनते ही सेल्मा उसे अच्छी खासी डांट लगाती है और वार्निंग देती है कि आगे से ऐसी डेंजरस स्टंट्स दोबारा मत करना। उसके बाद सेल्मा ऑरेन से भी अपने रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है। ऑरेन बस मुस्कुरा कर कहता है कि कोई बात नहीं और फिर तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के दौरान बात उनकी लास्ट डेट पर आ जाती है। सोफिया को क्यूरियोसिटी होती है कि सेल्मा ऑरेन के बारे में इतना सब कैसे जानती है। तब सेल्मा बताती है कि ऑरेन काफी फेमस है क्योंकि वो हीरोज पार्टी का मेंबर था। ये सुनते ही सोफिया थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन तब ऑरेन शांति से रिवील करता है कि वो अब हीरो नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुका है। सेल्मा हैरान होकर पूछती है कि आखिर उन्होंने ऑरेन को जाने क्यों दिया। ऑरेन बस इतना कहता है कि उनके अपने रीजंस थे। ये सुनते ही सेल्मा को रियलाइज होता है कि ऑरेन अब एक फ्री एजेंट है। ऑरेन को लगता है कि अब सेल्मा उसे सिल्वर रैबिट ज्वाइन करने का ऑफर देने वाली है, इसीलिए वो पहले ही बोल देता है कि फिलहाल वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है। लेकिन सेल्मा हंसती है और कहती है कि उसने पूरी बात गलत समझ ली। गिल्ड ज्वाइन करने की बात नहीं है, बल्कि उसके पास ऑरेन के लिए एक परफेक्ट जॉब है। वो चाहती है कि ऑरेन सिर्फ कल के टीचिंग एक्सपीडिशन में उनकी गिल्ड की हेल्प करे। इस एक्सपीडिशन में ए रैंक एडवेंचर्स नए रिक्रूट्स को लीड करेंगे और 3 दिन तक ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर तक जाकर उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। ऑरेन बताता है कि बेस्ट एडवेंचर्स को भी ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। ऐसे में सिर्फ 3 दिन में वहां तक जाना उसे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि अगर वो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करे तो ये काम 3 दिन में भी हो सकता है। फिर भी ऑरेन को उनका शेड्यूल बिल्कुल इंसेन लगता है। सेल्मा भी मान लेती है कि वो सही कह रहा है, लेकिन उनके स्पॉन्सर्स इंसिस्ट करते हैं कि एक्सपीडिशन इसी शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट हो। ऑरेन समझ जाता है कि इस एक्सपीडिशन का असली गोल रिक्रूट्स को हर 10 फ्लोर पर आने वाले बॉस मॉन्स्टर से फेस करवाना है, क्योंकि अगर नए एडवेंचर्स खुद से डंजन के डीपर लेवल्स एक्सप्लोर करना सीख जाएं तो पूरी गिल्ड फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। सेल्मा ऑरेन की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि उसने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि गिल्ड का ऑब्जेक्टिव भी एग्जैक्टली यही है। ट्रेन करती है कि नए एडवेंचर्स ज्यादातर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त ही अपनी जान गंवा देते हैं, इसीलिए गिल्ड ने उनकी सेफ्टी के लिए ए रैंक एडवेंचर्स को साथ भेजने का डिसीजन लिया है। उनका मेन गोल सिर्फ इतना है कि रिक्रूट डंजन के डीपर फ्लोर्स पर पहुंचकर टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स एक्टिवेट कर दें। एक बार वो रजिस्टर हो गए तो फ्यूचर में वो बिना पूरे डंजन दोबारा क्लियर किए सीधा उन फ्लोर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकेंगे। ये सब सुनने के बाद ऑरेन पूछता है कि क्या उसका इस मिशन में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा, क्योंकि ये एक्सपीडिशन गिल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तब सेल्मा उसे कहती है कि वो उसकी एन्चेंटर के रूप में बहुत रिस्पेक्ट करती है। ये सुनकर ऑरेन एक पल के लिए खुश तो होता है, लेकिन साथ ही कंफ्यूज भी, क्योंकि उसे लगता है कि सेल्मा जैसे कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटर के सामने उसके मैजिक की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन ऑरेन दोबारा एन्चेंटर के रोल में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि फिलहाल उसके कुछ और प्लान्स हैं। सोफिया भी उसे एक्सपीडिशन ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑरेन कहता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसे थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑरेन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि अगर वो एक्सपीडिशन ज्वाइन करेगा तो एन्चेंटर नहीं बल्कि सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में। ये सुनकर सेल्मा थोड़ी सरप्राइज जरूर होती है, लेकिन फिर मान जाती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है कि अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो गई तो ऑरेन वैसे भी दोबारा एन्चेंटर का रोल ले ही लेगा। आखिर में सेल्मा उसे कहती है कि अगर उसका डिसीजन फाइनल हो जाए तो कल सीधा गिल्ड के हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कर देना। उसके बाद ऑरेन एक बूढ़े दुकानदार से मिलता है जो उसे अपनी शॉप प्रमोट करने के लिए थैंक यू बोलते हैं, लेकिन ऑरेन कहता है कि वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अब हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा। ऑरेन समझता है कि अब जब वो हीरो नहीं रहा तो शायद कोई भी उसकी बात सुनने या उसकी रिकमेंडेशन को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देगा। लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ऑरेन वही इंसान है जिसने उसकी हेल्प की थी और वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। ये सुनकर ऑरेन को लगता है कि शायद वो इतना इररिलेवेंट भी नहीं हुआ जितना वो सोच रहा था। और जाते जाते बूढ़े आदमी उसे एक बात कहते हैं, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली शुरुआत है। जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहती हैं और उसे बस वही रास्ता चुनना चाहिए जो उसे सही लगे। अगले दिन ऑरेन सिल्वर रैबिट्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। उसे देखते ही सेल्मा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने आखिरकार एक्सपीडिशन ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था। वहीं उसकी मुलाकात गिल्ड के लीडर विंस से होती है। ऑरेन एक्सपीडिशन के बारे में पूछता है, लेकिन विंस कहता है कि सारी डिटेल सेल्मा ही एक्सप्लेन करेगी। फिर हमें पता चलता है कि ऑरेन के आने से पहले ही सेल्मा विंस को बता चुकी थी कि ऑरेन हीरोज पार्टी छोड़ चुका है। ये सुनकर विंस तुरंत कहता है कि उसके बिना हीरोज पार्टी पहले जितनी स्ट्रॉन्ग शायद कभी नहीं रहेगी और सेल्मा उसकी बात से पूरी तरह एग्री करती है। सेल्मा बताती है कि ऑरेन की सपोर्ट मैजिक ही वो असली वजह थी जिसने हीरोज पार्टी को इतना पावरफुल बनाया था। वो मानती है कि ऑरेन के स्पेल्स इंडिविजुअली शायद उतने डिस्ट्रक्टिव ना हो, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड अनबिलीवेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, फाइट के दौरान वो हर सिचुएशन को इंस्टेंटली एनालाइज करके अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स यूज करता था। सेल्मा के हिसाब से एक परफेक्ट एन्चेंटर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए ऑरेन के पास वो सब कुछ है। और अब जब ऑरेन हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, सेल्मा को लगता है कि सिल्वर रैबिट्स के पास किंगडम की नंबर
1 किल बनने का गोल्डन चांस है। विंस ये सुनकर हैरान रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि हीरोज पार्टी ने ऑरेंज जैसे इंसान को जाने कैसे दिया। तब सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि प्रॉब्लम ऑरेंज नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि एन्चेंटर्स को अक्सर कभी भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। लेकिन सेल्मा को ऑरेंज की असली वैल्यू का अच्छी तरह अंदाजा था। वो जानती थी कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। प्रेजेंट में वापस आकर सेल्मा ऑरेंज को एक्सपीडिशन का पूरा प्लान समझाती है। उनका टारगेट सिर्फ 3 दिन में 51st फ्लोर तक पहुंचना है। ऑरेंज को पता चलता है कि इस एक्सपीडिशन में 10 रूकी पार्टीज होंगी और उनके साथ सिर्फ 5 एस्कॉर्ट टीम्स। प्लान के मुताबिक रूकीज खुद मॉन्स्टर से फाइट करेंगे, जबकि एस्कॉर्ट सिर्फ तब इंटरफेयर करेंगे जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाए। ये सुनकर ऑरेंज तुरंत पूछता है, सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स? इतने सारे न्यूबीज के लिए ये काफी नहीं है। तब सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि रूकीज को इंटेंशनली थोड़ा प्रेशर और स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि वही उनकी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ऑरेंज को फिर भी लगता है कि ये एक्सपीडिशन का असली रीजन नहीं है। उसे फील होता है कि उससे पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही, शायद इसीलिए क्योंकि वो गिल्ड का आउटसाइडर है। फिर भी वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। विंस उसे बताता है कि एडवांस में 2 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और मिशन सक्सेसफुल होने के बाद 10 और। ये अमाउंट सुनकर ऑरेंज भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे उसके लगभग 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। तब सेल्मा बस इतना कहती है, हमें पता है तुम कितने वैल्यूएबल हो। उसके बाद ऑरेंज डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहां एक्सपीडिशन के बाकी मेंबर्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। वहीं उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि वो भी इस एक्सपीडिशन का हिस्सा है। ऑरेंज कैजुअली उसे कहता है, यूनिफॉर्म में तुम काफी अच्छी लग रही हो। ये सुनते ही सोफिया ब्लश करने लगती है। तभी सेल्मा मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना तो तुम्हें काफी अच्छे से आता है। ऑरेंज तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हीरोज पार्टी में भी काफी लड़कियां थी, इसीलिए उसे नेचुरली पता है कि उनसे नॉर्मल तरीके से कैसे बात की जाती है। भाई तू कते नॉर्मली तो बात नहीं कर रहा है। ये सुनते ही सेल्मा को याद आता है कि हीरोज पार्टी के सब मेंबर्स एक ही मेंशन में रहते थे। सोफिया फिर पूछती है कि ऑरेंज अब कहाँ रहता है। ऑरेंज बताता है कि फिलहाल वो एक इन में रह रहा है, लेकिन जल्दी ही ऐसी जगह ढूंढना चाहता है जिसे वो सच में होम कह सके। ये सुनते ही सेल्मा फिर से सोफिया को टीज करते हुए पूछती है, ये सब इसीलिए पूछ रही हो क्योंकि उससे मिलने का प्लान है क्या? सोफिया शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, वो बस क्यूरियोसिटी में पूछ रही थी। तब सेल्मा नोटिस करती है कि इस एक्सपीडिशन के बाकी मेंबर्स काफी नर्वस दिख रहे हैं, इसीलिए वो ऑरेंज से रिक्वेस्ट करते कि थोड़ा उनका टेंशन कम करने में हेल्प करे और सोफिया को बोलती है कि वो अपनी पार्टी के पास चली जाए। फिर सेल्मा ऑरेंज को बाकी एस्कॉर्ट्स मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ऑरेंज काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऑरेंज बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन एक फ्रंट लाइनर अटैकर के रूप में देता है। दूसरे एस्कॉर्ट मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एंथम और बर्नर्ड बताते हैं कि वो डिफेंडर्स हैं, जबकि कैथी पार्टी की हीलर है। और सेल्मा के एन्चेंटर होने के साथ ऑरेंज को समझ आ जाता है कि उनकी पार्टी काफी बैलेंस्ड है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है, अगर वो एक्सपीडिशन ज्वाइन ही नहीं करता तो फ्रंट लाइन अटैकर का रोल कौन निभाता? तब हमें पता चलता है कि गिल्ड ने कुछ ही टाइम पहले अपना एस अटैकर खो दिया था। इसी वजह से सेल्मा चाहती थी कि ऑरेंज उसकी जगह ले, लेकिन विंस शुरू से ही उस आइडिया के अगेंस्ट था। उसका मानना था कि ऑरेंज भी असल में एक एन्चेंटर है और अगर वो फ्रंट लाइन में गया तो पार्टी का बैलेंस खराब हो जाएगा। फिर भी सेल्मा को लगता था कि ऑरेंज ही उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 1 साल से उनकी टीम कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई थी। बस उसे एक ही डाउट था, क्या ऑरेंज एक फ्रंट लाइन अटैकर के रूप में भी उतना ही कमाल दिखा पाएगा? थोड़ी देर बाद सेल्मा ऑरेंज के रूकीज के पास ले जाती है और कॉन्फिडेंटली अनाउंस करती है कि इस एक्सपीडिशन में वो लोग 51st फ्लोर तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑरेंज उनके साथ है। वो सबको बताती है कि ऑरेंज वही इंसान है जो हीरोज पार्टी के साथ 94th फ्लोर तक पहुंच चुका है, मतलब डंजन को उससे बेटर शायद ही कोई जानता हो। ये सुनते ही सारे रूकीज के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ऑरेंज उन्हें सेफली 51st फ्लोर तक ले जाएगा। ऑरेंज थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर सेल्मा से कहता है, इतना भी हाइप मत बनाओ मेरा। लेकिन सेल्मा बस मुस्कुरा कर कहती है, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि एस्कॉर्ट्स का काम सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ना नहीं, बल्कि रूकीज का कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी होता है, ताकि वो बिना डरे डंजन पर फोकस कर सके। और अंदर ही अंदर बस यही चाहता है कि लोग उसे किसी लेजेंडरी हीरो की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह याद रखें जो सच में दूसरों के काम आता है। उसके बाद सेल्मा उसे ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। वो बताती है कि ये सबसे प्रॉमिसिंग रूकी टीम है और अगर इन्होंने टीम वर्क सही से सीख लिया तो ये मिडिल फ्लोर्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो चाहती है कि ऑरेंज पर्सनली इनकी ट्रेनिंग करे। ऑरेंज सबको ग्रीट करता है, लेकिन उसे देखकर सरप्राइज होता है कि सोफिया भी इसी ग्रुप में है। साथ ही वो नोटिस करता है कि पूरी पार्टी में सिर्फ 3 मेंबर्स ही हैं। तब उनका लीडर लोगन बताता है कि बाकी लोग उनकी पेस के साथ नहीं चल पाते, बस एक ही प्रॉब्लम थी। लोगन की पर्सनैलिटी देखते ही ऑरेंज को उसके फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। लोगन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो एक एन्चेंटर है और एक दिन सेल्मा को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं उनकी डिफेंडर कैरल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो शील्ड या हेवी आर्मर में भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसका मानना है कि अगर मॉन्स्टर्स उसे हिट ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या है। ये सुनकर ऑरेंज
ऑरन समझ जाता है कि वो डॉज टाइप डिफेंडर बनना चाहती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि इस तरह का फाइटिंग स्टाइल सुनने में जितना इजी लगता है असल में उतना ही डिफिकल्ट होता है। लोगन भी मान लेता है कि उनके टीचर ने कैरल को पहले ही वार्न किया था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसके बाद सोफिया बताती है कि वो एक रियर अटैकर है। ये सुनकर ऑरन चैन की सांस लेता है और सोचता है चलो ग्रुप में कम से कम एक तो नॉर्मल इंसान है। लेकिन फिर वो लोगन और कैरल को देखकर समझ जाता है कि ये मिशन उतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि इस पार्टी के 2 मेंबर्स के साथ काफी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही सब डंजन्स के अंदर एंटर करते हैं, ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। रास्ते में कैरल अचानक ऑरन से पूछ बैठती है कि उसने हीरोज पार्टी क्यों छोड़ी, लेकिन ऑरन सीधा जवाब देता है ये मेरी पर्सनल बात है। तब कैरल बताती है कि सोफिया ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि एक अमेजिंग इंसान उनके ग्रुप में ज्वाइन करने वाला है। जब उसने पूछा कि क्या वो ऑरन की बात कर रही है, तब सोफिया ने सबको बताया कि ऑरन ने उसकी जान कैसे बचाई थी। ये सुनते ही कैरल की नजरों में ऑरन एकदम हीरो बन जाता है। ऑरन अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद कैरल ने ये टॉपिक सिर्फ सोफिया की नर्वसनेस कम करने के लिए छेड़ा था, और उसे रियलाइज होता है कि वो दिखने से कहीं ज्यादा कंसिडरेट है। तभी अचानक 2 वोल्स उनकी तरफ फुल स्पीड में दौड़ते हैं। ऑरन अपना ट्रैप एक्टिवेट करता है और दोनों वोल्स सीधा उसमें फंस कर इम्पेल हो जाते हैं। ऑरन सोचता है कि पीछा कर रहे मॉन्स्टर से बचने का ही सबसे एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि उनके पास हर छोटी मोटी फाइट में टाइम वेस्ट करने का लग्जरी नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग 20th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। सफर के दौरान ऑरन अपनी टीम को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है। उसे रियलाइज होता है कि लोगन एक्चुअली एक जीनियस एन्चेंटर है। टैलेंट की उसमें बिल्कुल कमी नहीं है, बस एक्सपीरियंस कम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लीडर होते हुए भी ऑर्डर्स देने में काफी वीक है। वहीं कैरल अपना डिफेंडर का रोल निभा तो लेती है अपनी स्पीड की वजह से, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल इतना रेकलेस है कि कभी भी उसके लिए प्रॉब्लम्स बन सकता है। ऑरन सोचता है कि उसे और रिलायबल इक्विपमेंट की जरूरत है। और रही बात सोफिया की, तो वो अपने टीममेट जितनी फ्लैशी नहीं है, लेकिन एक रूकी के हिसाब से वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। और ऑरन को पूरा यकीन है कि टाइम के साथ वो और भी इम्प्रूव करेगी। थोड़ी देर बाद टीम 20th फ्लोर बॉस को भी डिफीट कर देती है। बॉस के गिरते ही सेल्मा सबको नेक्स्ट फ्लोर पर जाके अपने गिल्ड कार्ड रजिस्टर करने को कहती है, ताकि पहले दिन के एक्सपीडिशन ऑफिशियली कंप्लीट हो सके। बाद में ऑरन सेल्मा को ग्रुप 10 के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता है। वो कहता है कि टीम के हर मेंबर में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो अभी तक एक प्रॉपर पार्टी की तरह काम नहीं कर रहे। उसे सबसे ज्यादा टेंशन कैरल की है, क्योंकि अगर उसने अपना रेकलेस फाइटिंग स्टाइल नहीं बदला तो एक दिन वो खुद ही अपनी जान खतरे में डाल देगी। लेकिन सेल्मा कहती है कि कैरल पहले से काफी इम्प्रूव हुई है। ये सुनते ही ऑरन के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, अगर ये इम्प्रूवमेंट है तो पहले ये थी कैसी। उस रात ऑरन वापस अपने इन पहुंचता है। वहाँ उसकी नजर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पड़ती है। उसमें हीरोज पार्टी की बड़ी सी हेडलाइन छपी होती है और साथ ही ये भी लिखा होता है कि उन्हें अब एक नया एन्चेंटर मिल चुका है। ये देखकर ऑरन समझ जाता है कि अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। उसे सबसे ज्यादा ये टेंशन होती है कि जब रूकीज को ये बात पता चलेगी तो कहीं उनकी उसके लिए रिस्पेक्ट ही ना बदल जाए। अगले दिन ऑरन मीटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त लेना से हो जाती है। लेना मुस्कुराते हुए कहती है काफी टाइम हो गया, तुम दिखे ही नहीं। तब हमें पता चलता है कि लेना भी हीरोज पार्टी की मेंबर है। ऑरन को याद आता है कि जब बाकी मेंबर्स उसे धीरे धीरे इग्नोर करने लगे थे, तब सिर्फ लेना ही थी जो हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आती थी। ऑरन उसे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या काम है। लेना बिना वक्त गवाए कहती है पार्टी में वापस आ जाओ। ये सुनकर ऑरन हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि बाकी मेंबर्स तो उसके चेहरा भी देखना नहीं चाहते। फिर वो उसे न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल याद दिलाता है, लेकिन लेना बताती है कि वो अपने तरफ से उसे बुला रही है और वो प्रॉमिस करती है कि बाकी सबको मना लेगी, क्योंकि उसके हिसाब से हीरोज पार्टी को अब भी ऑरन की जरूरत है। ऑरन को समझ आ जाता है कि लेना ये बात दिल से कह रही है, फिर भी वो शांति से मना कर देता है। तब लेना उसे उनका पुराना प्रॉमिस याद दिलाती है कि एक दिन वो सब मिलकर ग्रेट डंजन को पूरा क्लियर करेंगे। ये सुनते ही ऑरन एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर वो धीरे से कहता है कि वो प्रॉमिस उसने ओलिवर के साथ किया था और जिस इंसान ने खुद उसे पार्टी से निकाल दिया हो उसके साथ वो सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कहकर ऑरन वहाँ से चला जाता है। अंदर ही अंदर वो अब भी चाहता है कि काश तीनों मिलकर अपना वो प्रॉमिस पूरा कर पाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हीरोज पार्टी में उसके लिए अब कोई जगह ही नहीं बची थी। रास्ते में उसे न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल दोबारा याद आता है, जिसमें लिखा था कि ऑरन को हीरोज पार्टी से इसलिए बैनिश किया गया क्योंकि वो वीक था। जब वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो नोटिस करता है कि लगभग सब उसी की बातें कर रहे हैं। वो रूकीज को हमेशा की तरह ग्रीट करता है, लेकिन इस बार उनका एटीट्यूड कल से काफी अलग होता है। सेल्मा उसे अपोलोजाइज करती है। वो कहती है कि उसने रूकीज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऑरन का नाम यूज किया था, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऑरन को हीरोज पार्टी से निकाला जा चुका है। ऑरन बस स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी सबको सेफली फ्लोर 51 तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बाकी एस्कॉर्ट मेंबर्स का ट्रस्ट उस पर बिल्कुल कम नहीं होता। उनके लिए ऑरन वही इंसान है जो 94th फ्लोर तक पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद ऑरन खुद ग्रुप 10 से न्यूज़पेपर वाली न्यूज का टॉपिक छेड़ता है। कैरल और सोफिया तुरंत बोलती हैं कि आर्टिकल में जो लिखा है वो झूठ होगा
होगा, लेकिन लोगन सीधा पूछ लेता है क्या ये सच है। ऑरेन बिना कुछ छुपाए सच बता देता है। वो मानता है कि उसे पार्टी से निकाला गया था और शायद वो अब लेजेंडरी हीरो नहीं रहा जैसे लोग सोचते हैं। लेकिन सोफिया तुरंत उसकी साइड लेती है। वो कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि ऑरेन ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में ऑक्स के पूरे होड़ को खत्म कर दिया था। ऑरेन फिर सबको कॉन्फिडेंस देता है। वो कहता है कि चाहे लोग उसे हीरो माने या ना माने, उसमें इतनी स्ट्रेंथ जरूर है कि वो सबको फ्लोर 51 तक पहुंचा देगा। और सबके सामने वो एक प्रॉमिस करता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम सब सेफ रहोगे। सोफिया और कैरल उसकी बात पर बिना किसी डाउट के भरोसा कर लेती हैं। लेकिन लोगन के दिमाग में अब भी न्यूज़पेपर वाली बात घूम रही होती है। वो ऑरेन की स्ट्रेंथ पर डाउट करना शुरू कर देता है और सोचता है कि कल उसके लिए इतना एक्साइटेड होना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद एक्सपेडिशन दोबारा शुरू होती है। आज से टारगेट 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक पहुंचना था। ऑरेन डिसाइड करता है कि 31st फ्लोर तक रूकीज ही लीड लेंगे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल सके। रास्ते भर सोफिया और कैरल मिलकर मॉन्स्टर्स को हैंडल करती रहती है। जैसे ही वो लोग 31st फ्लोर पर पहुंचते हैं, उनके सामने गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आ जाता है। सिचुएशन देखते ही ऑरेन तुरंत कमान लेना शुरू कर देता है। वो लोगों को ऑर्डर्स देता है कि सबको बफ्स दे और कैरल सीधा फ्रंट लाइन में घुसकर गॉब्लिन्स को एक एक करके काटना शुरू कर देती है। लेकिन तभी सोफिया की नजर एक ऑर्क पर पड़ती है। उस ऑर्क को देखते ही वो फ्रीज हो जाती है। पिछली बार ऑर्क के हाथों जो ट्रॉमा मिला था वो अब भी उसके दिमाग से गायब नहीं हुआ था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लोगन सोचता है ऑरेन कुछ कर क्यों नहीं रहा और उसके दिमाग में ऑरेन की रिलायबिलिटी पर फिर से डाउट आने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड ऑरेन अपना डीबफ स्पेल यूज करता है, जिससे ऑर्क की स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। फिर वो सोफिया से शांत आवाज में कहता है, काम डाउन, तुम ये फाइट अकेली नहीं लड़ रही। बस इतना सुनते ही सोफिया खुद को संभाल लेती है और अपना फायर जैवलिन कास्ट करके ऑर्क को एक ही अटैक में गिरा देती है। ये देखकर ऑरेन भी सरप्राइज हो जाता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सोफिया इतनी एडवांस मैजिक भी यूज कर सकती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, गुड जॉब। कुछ देर बाद टीम 35th फ्लोर तक पहुंच जाती है। वहाँ उनके सामने एक जाइंट स्पाइडर आ जाता है। स्पाइडर को देखते ही लोगन घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन ऑरेन बिना पैनिक किए वही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। वो लोगन को ऑर्डर देता है कि सबको बफ्स देते रहे। कैरल बिना डरे सीधा स्पाइडर पर चार्ज करती है और उसकी बैक पर एक जबरदस्त स्लैश मार देती है। लेकिन ऑरेन तुरंत उसे वार्न करता है, केयरफुल, ये स्पाइडर वेनमस है। कैरल उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ बनाए रखती है। इसी बीच सोफिया अपना विंड कटर यूज करती है और स्पाइडर की कई टांगे एक साथ काट देती है। स्पाइडर को इतनी बुरी तरह इंजर्ड देखकर कैरल सेलिब्रेट करने ही लगती है, लेकिन ऑरेन तुरंत उसे रोक देता है। अभी फाइट खत्म नहीं हुई। अगले पल स्पाइडर अपना वेब शूट करता है और कैरल उसमें बुरी तरह फंस जाती है। सिचुएशन देखते ही ऑरेन बिना पैनिक किए लोगन को ऑर्डर देता है कि कैरल की स्ट्रेंथ और टेक्निकल स्किल दोनों को तुरंत बफ करे। उसे पूरा यकीन था कि इतनी स्ट्रेंथ मिलने के बाद कैरल वेब काट कर बाहर निकल सकती है। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि ऑरेन ने स्पाइडर की नेक्स्ट मूव पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। लेकिन बफ्स के बाद भी कैरल वेब से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। तब ऑरेन तुरंत सोफिया को ऑर्डर देता है, रॉक एरो प्रिपेयर करो, और साथ ही लोगन को याद दिलाता है कि उसका मैजिक अब बफ खत्म होने वाला है, इसीलिए उसे तुरंत दोबारा कास्ट करना होगा। तब ऑरेन को रियलाइज होता है कि लोगन एक टाइम पर सिर्फ 3 स्पेल्स ही मेंटेन कर सकता है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सपोर्ट मैजिक यूज करता है और कैरल की नाइफ्स की शार्पनेस बढ़ा देता है। बफ मिलते ही कैरल वेब को काट कर खुद को आजाद कर लेती है। उसी वक्त सोफिया अपना रॉक एरो यूज करती है और वो सीधा स्पाइडर पर गिरकर उसे वही क्रश कर देता है। स्पाइडर के गिरते ही सोफिया और कैरल खुशी से अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगती हैं। फाइट के बाद ऑरेन लोगन से कहता है कि ये जीत उसकी सपोर्ट मैजिक की वजह से पॉसिबल हुई है। ये सुनकर लोगन पहली बार दिल से ऑरेन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने पूरी फाइट के दौरान उन सबको गाइड और सपोर्ट किया था। लेकिन ऑरेन सबको याद दिलाता है कि एक्सपेडिशन अभी खत्म नहीं हुई और अब डंजन से बाहर निकलने का टाइम है। डंजन से बाहर आते ही सेल्मा पूरी टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। फिर वो सबको याद दिलाती है कि कल एक्सपेडिशन का आखिरी दिन है, इसीलिए सबको अच्छे से रेस्ट करके रेडी रहना होगा। थोड़ी देर बाद एंथम और बर्नार्ड ऑरेन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। ऑरेन नोटिस करता है कि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा था उससे उन दोनों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो भी उनके साथ डिनर ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ लोगन, सोफिया और कैरल एक कैरेज में वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में लोगन सोफिया से पूछता है कि जब ऑरेन ने उसकी जान बचाई थी तब एग्जैक्टली क्या हुआ था। सोफिया उसे बताती है कि ऑरेन ने पहले विंड मैजिक से ऑक्स को उड़ा दिया था, फिर अपने सपोर्ट मैजिक यूज करके उन्हें आसानी से हरा दिया। ये सुनकर लोगन को याद आता है कि ऑरेन ने अभी भी शार्पनेस अप स्पेल यूज करके कैरल को स्पाइडर के वेब से निकालने में हेल्प किया था। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, शार्पनेस अब तो सिर्फ वेपन्स पर काम करता है, तो ऑरेन उस वक्त तो स्वॉर्ड यूज कर रहा था। सोफिया हाँ में जवाब देती है। वो बताती है कि ऑरेन ने ऑक्स को अपनी स्वॉर्ड से ही काटा था और हीरोज पार्टी छोड़ने के बाद वो दोबारा एक फ्रंट लाइन अटैकर बन गया है। ये बात सुनकर लोगन सच में इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है ये बात कुछ मैच ही नहीं करती। उसके हिसाब से ऑरेन तो एक परफेक्ट एन्चेंटर लगता है। उसे याद आता है कि पूरी एक्सपेडिशन के
दौरान ऑरन का हर ऑर्डर बिल्कुल स्पॉट ऑन था। फिर उसके दिमाग में वो डीबफ स्पेल आता है जो ऑरन ने ऑक पर यूज किया था। लोगन जानता था कि ऐसी मैजिक इतनी डिफिकल्ट होती है कि सेल्मा भी उसे बहुत रेयरली यूज करती है, लेकिन ऑरन ने उसे बिना किसी एफर्ट के कास्ट कर दिया। उसके बाद वो स्पाइडर वाली फाइट याद करता है। अब उसे रियलाइज होता है कि उनकी फॉर्मेशन इतनी परफेक्ट इसीलिए थी क्योंकि ऑरन हर किसी को एग्जैक्टली वही ऑर्डर दे रहा था जो उस मूवमेंट में सबसे सही था। और सबसे बड़ी बात, जब बाकी सब सिर्फ फाइट करने में बिजी थे तब ऑरन पूरी बैटल को एनालाइज कर रहा था, इसीलिए वो स्पाइडर की लास्ट अटैक तक पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। अब लोगन को समझ आ जाता है कि ऑरन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट भी है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, अगर वो इतना अमेजिंग एन्चेंटर है तो फिर उसने अटैकर बनना क्यों चूज किया। तब सोफिया उसे याद दिलाती है कि ऑरन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ऑक्स के पूरे होर्ड को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर दिया था। ये सुनते ही लोगन को रियलाइज होता है कि ऑरन सिर्फ एक जीनियस एन्चेंटर ही नहीं बल्कि एक इंसेनली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी है। और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाती है। उसने सिर्फ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़कर ऑरन को वीक समझ लिया था, जबकि रियलिटी में ऑरन एक ऐसा जीनियस था जो ऑलमोस्ट हर रोल को परफेक्टली निभाने की कैपेबिलिटी रखता था। उस शाम ऑरन एंथम और बर्नट के साथ डिनर करने जाता है। दोनों उसे कहते हैं कि डिनर के बिल वो पे करेंगे और फिर उससे हीरोज पार्टी के दिनों के बारे में पूछते हैं। ऑरन बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि उसके पास एंजॉय करने का कभी टाइम ही नहीं था। वो हमेशा पार्टी के लिए प्लानिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट में इतना बिजी रहता था कि अपने लिए जीना ही भूल गया। ये सुनते ही एंथम और बर्नट कहते हैं कि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा था वो उन्हें बिल्कुल बकवास लगता है। वो ऑरन से कहते हैं कि उस आर्टिकल को भूल जाए। फिर वो उसे एक सवाल पूछते हैं, वैसे तुमने अचानक अटैकर बनना क्यों डिसाइड किया। ऑरन बताता है कि हीरोज पार्टी ज्वाइन करने से पहले वो असल में एक स्वॉर्ड्समैन था और सच कहूँ तो बचपन से उसका सिर्फ एक ही सपना था, स्वॉर्ड वील्ड करना। वो बताता है कि उसे इंस्पिरेशन अपने ग्रैंडफादर से मिली थी, जिन्होंने एक बार अकेले ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया था जिसने उनके पूरे गांव पर अटैक कर दिया था। ये सुनने के बाद एंथम और बर्नर्ड पूछते हैं, फिर तुम एन्चेंटर कैसे बन गए। ऑरन एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे उनकी पार्टी डंजन के डीपर फ्लोर्स में पहुंचने लगी, मॉन्स्टर इतने पावरफुल होते गए कि उन्हें समझ आ गया बिना एन्चेंटर के आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और क्योंकि पूरी पार्टी में एन्चेंटर बनने के एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा ऑरन के पास थी, इसीलिए उसे अपना सपना छोड़कर ये रोल लेना पड़ा। एंथम कहता है कि शायद वही उनका बेस्ट डिसीजन था, आखिर उसी की वजह से वो लोग 94th फ्लोर तक पहुंच पाए। लेकिन ऑरन धीरे से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे लगता है वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर एंथम और बर्नर्ड दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं मतलब, लेकिन ऑरन तुरंत बात बदल देता है। वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अंदर ही अंदर वो बस एक बात सोच रहा होता है, हीरोज पार्टी शायद कभी भी 94th फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पाएगी। थोड़ी देर बाद बर्नर्ड उससे पूछता है, तुम्हारे हिसाब से एक आइडियल स्वॉर्ड्समैन कैसा होता है। ऑरन बिना सोचे जवाब देता है, जो हर सिचुएशन हैंडल कर सके और जरूरत पड़े तो डंजन के डीपर फ्लोर्स को अकेले भी क्लियर कर सके। फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैं वही एडवेंचर बनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सोफिया और कैरल रात को बात लेते हुए अगले दिन की बात कर रही होती है। कैरल सोफिया को याद दिलाती है कि कल एक्सपेडिशन का आखिरी दिन है, इसीलिए उसे ऑरन को गुड बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन सोफिया चाहती ही नहीं कि ऑरन उनसे अलग हो, इसीलिए वो सोचने लगती है क्यों ना ऑरन को परमानेंटली सिल्वर रैपिड ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाए। अगली सुबह ऑरन दोबारा अपनी टीम से मिलता है। सबको पता था कि आज एक्सपेडिशन का फाइनल डे है। तब कैरल मजाक में कहती है, अगर हम 51st फ्लोर तक पहुंच गए तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर वो नोटिस करती है कि सोफिया कुछ कहना चाहती है और आखिरकार सोफिया हिम्मत जुटाकर ऑरन से बात करने की तैयारी करती है। सोफिया हिम्मत कर ऑरन को सिल्वर रैबिट ज्वाइन करने का ऑफर देने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही सेल्मा उसे आवाज दे देती है और बात वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ ऑरन कुछ रूकीज को हीरोज पार्टी के बारे में बात करते सुन लेता है। उनकी बातों से पता चलता है कि हीरोज पार्टी अपने नए एन्चेंटर फिली के साथ सीधा डंजन के डीपेस्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रही है। ये सुनकर ऑरन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये डिसीजन काफी रिस्की है। उसके हिसाब से उन्हें पहले ऊपर के फ्लोर से शुरुआत करके अपने टीम वर्क बिल्ड करनी चाहिए थी। सीन कट होता है और हम हीरोज पार्टी को सीधा 92nd फ्लोर पर देखते हैं। ऑलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि इस बार वो लोग फाइनली ग्रीन डंजन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अब उनके पास एक टैलेंटेड एन्चेंटर है, फिली। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब ऑलिवर ने फिली को पूरी पार्टी से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेल और डेरेक तुरंत मान लेते हैं कि फिली ऑरेंज से कहीं बेटर एन्चेंटर है, लेकिन तभी लूना वहाँ आ जाती है। वो सबसे पहले सवाल पूछती है, और अब सिल्वर रैबिट्स के साथ है क्या। डेरेक कैजुअली जवाब देता है, नहीं, हमने तो उसे पार्टी से निकाल दिया। ये सुनते ही लूना का चेहरा उतर जाता है। वो क्लियरली अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी ऑरन की जगह ले। उसके हिसाब से ऑरन ने हीरोज पार्टी का असली कोर था। वो याद दिलाती है कि पार्टी 94th फ्लोर तक सिर्फ ऑरन की वजह से पहुंच पाई थी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेती है। उसे रियलाइज होता है कि अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑरन को तो वो लोग पहले ही पार्टी
से निकाल चुके हैं। उसके बाद ओलिवर सबको बताता है कि वो लोग पहले 92nd फ्लोर पर ही टीम वर्क प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि फिली का ये उनके साथ पहला मिशन है। लेकिन लूना तुरंत डिसएग्री करती है। उसका कहना था कि उन्हें पहले इजियर फ्लोर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो वार्निंग देती है कि अगर उनका सामना ब्लैक ड्रैगन से हो गया उनके लिए जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन बाकी मेंबर्स उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लेते। उन्हें पूरा यकीन था कि ऑरन के बिना वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ओलिवर भी कहता है हम ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने नहीं जा रहे, बस यहाँ के मॉन्स्टर्स के साथ अपनी टीम वर्क टेस्ट करेंगे। लेकिन वो फिर भी सोचती है कि ऑरन के बिना जाना काफी रिस्की होगा। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ हीरोज पार्टी एक मॉन्स्टर को डिफीट करने में स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उनके बफ्स वियर ऑफ हो चुके होते हैं। फिली एक्सप्लेन करती है कि उन्हें अभी भी उसके साथ फाइट करने की आदत नहीं है। डेरेक एक एनर्जी ब्लास्ट ब्लॉक करता है लेकिन उसका पुशबैक इतना ज्यादा होता है कि वो ऑलमोस्ट नेल को हिट कर देता है। ये देखकर नेल उससे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब हमें पता चलता है कि पहले ऐसे अटैक्स ब्लॉक करना उसके लिए काफी आसान था। अगले ही पल वो अपनी फायर बुलेट समन करके मॉन्स्टर को जलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। इसीलिए ओलिवर तुरंत फिली को ऑर्डर देता है। फिली उसे बफ करती है और वो दोबारा अपनी फायर बुलेट समन करती है लेकिन मॉन्स्टर उन अटैक्स को भी आराम से श्रग ऑफ कर देता है। ये देखकर ओलिवर सोचने लगता है कि आखिर वो लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं जबकि फिली की सपोर्ट मैजिक तो ऑरेंज से भी बेटर होनी चाहिए थी। उधर नेल मॉन्स्टर को फ्लैंक करने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर अपनी लेजर बीम से उस पर अटैक करता है वो पैनिक कर जाती है। तब ओलिवर फिली को ऑर्डर देता है कि जब भी मॉन्स्टर अटैक करने वाला हो वो सबको पहले से वार्न करे। वो एक्सप्लेन करती है कि वो सपोर्ट मैजिक कास्ट करने में बिजी थी और ओलिवर सोचने लगता है कि आखिर वो पहले जितना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रहे। तभी लूना उसे इसका रीजन बताने ही वाली होती है लेकिन अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन अचानक अपीयर हो जाता है। ओलिवर हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है क्योंकि उसे बॉस एरिया से बाहर तो आना ही नहीं चाहिए था। ड्रैगन आते ही उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में क्रश कर देता है। ये देखकर लूना तुरंत सबको एस्केप करने को बोलती है लेकिन उसे पता होता है कि वो ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ओलिवर को लगता है कि वो इसका सामना कर सकते हैं। उसे याद आता है कि वो पहले भी इस ड्रैगन को डिफीट कर चुके हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो सबको अटैक करने का ऑर्डर देता है लेकिन ड्रैगन सीधा एक फायर बॉल लॉन्च कर देता है जो डेरेक को सीधा जोर से नीचे गिरा देता है। तब ओलिवर रियलाइज करता है कि फिली ने उसे बफ ही नहीं किया था क्योंकि ड्रैगन को देखते ही वो फियर में फ्रीज हो गई थी। उधर नेल अपना फायर जैवलिन समन करके अटैक करती है लेकिन उससे भी ड्रैगन को कोई डैमेज नहीं होता। अगले ही पल ड्रैगन उसे भी ब्लास्ट कर देता है। अब ड्रैगन अपनी फायर ब्रीथ यूज करने की तैयारी करता है। लूना तुरंत ओलिवर से कहती है कि वो उनके एस्केप करने के लिए थोड़ा टाइम बाय करे। इसीलिए ओलिवर फिली को ऑर्डर देता है कि वो उसे बफ करे। फिर वो अपना मैजिकल कन्वर्जेंस यूज करके एनर्जी गैदर करता है और अपने अल्टीमेट मूव से ड्रैगन पर अटैक कर देता है लेकिन ड्रैगन उस अटैक को भी आसानी से ओवर पावर कर देता है। ओलिवर पूरी तरह डिस्पेयर में गिर जाता है। तब लूना उसे होश में आने को कहती है और याद दिलाती है कि उन्हें एस्केप करने के लिए अपना मैजिक आइटम फ्रिकल गेट यूज करना चाहिए। फिली इस प्लान के खिलाफ होती है क्योंकि उसे पता है कि फ्रिकल गेट उन्हें किसी भी रैंडम बॉस एरिया में ले जाएगा। लेकिन लूना एक्सप्लेन करती है कि ड्रैगन से बचने का यही उनका एक लौता तरीका है। आखिर में ओलिवर उसके प्लान के साथ जाने का डिसीजन लेता है और फ्रिकल गेट यूज करके एक पोर्टल खोल देता है लेकिन ड्रैगन अपनी फ्लेम से उनका रास्ता रोक देता है और एंड में खुद ही उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। डेरेक खुश होता है कि अब सब लोग बच गए लेकिन अगले ही पल उन्हें रियलाइज होता है कि ड्रैगन अब किसी दूसरे बॉस एरिया में पहुंच चुका है। लूना तुरंत कहती है कि उन्हें गिल्ड को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो डंजन के अंदर मौजूद सभी एडवेंचर्स को फोर्स्ड रिपोर्ट करके बाहर निकाल सके। ओलिवर जानता है कि इस वजह से उनकी पार्टी को पेनल्टी मिलेगी लेकिन वो मानता है कि ये ड्रैगन को दूसरी एडवेंचर्स को मारने देने से कहीं बेटर है। जब लूना सबको हील कर रही होती है तब वो ओलिवर से कहती है कि ड्रैगन को डिफीट करने के लिए उन्हें ऑरेंज की जरूरत है। वो बताती है कि उनके स्टैट्स बिल्कुल नहीं बदले फिर भी ऑरेंज के बिना वो काफी वीक हो गए हैं। फिली भी एक्सप्लेन करती है कि उसके बफ्स 2 मिनट भी नहीं टिक पाते क्योंकि उन सबकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ओलिवर फिर भी मानता है कि फिली ऑरेंज से बेटर है लेकिन लूना उसे असली रीजन समझाती है। वो बताती है कि उनकी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि ऑरेंज उन्हें सपोर्ट करने के लिए ओरिजिनल मैजिक यूज करता था। अपने फ्रेंड्स को हील करने के बाद जब सब एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं तब लूना बताती है कि ऑरेंज ने एक ऐसे स्पेल क्रिएट किया था जो मैजिक की पोटेंसी को 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देता था। इसी वजह से जब ऑरेंज उनके साथ होता था तब वो इतने पावरफुल थे। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि सेल्मा भी मान लेती है कि वो मैक्सिमम सिर्फ 10 गुना तक की पोटेंसी बढ़ा सकती है। आखिर में लूना एक्सप्लेन करती है कि अगर ओलिवर ने अपनी एनर्जी गैदर करने के लिए बस थोड़ा और वक्त लिया होता तो शायद वो ड्रैगन को हर्ट कर सकता था। वो आगे ऐड करती है कि नेल ने अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लिया था इसीलिए उसने एडवांस मैजिक यूज करने की कोशिश ही नहीं की। तब हमें पता चलता है कि ऑरेंज के बफ सिर्फ लोगों पर ही नहीं उनके इक्विपमेंट
पर भी काम करते थे। इसी वजह से डेरेक मॉन्स्टर के अटैक ब्लॉक करने में स्ट्रगल कर रहा था। अब सबको रियलाइज होता है कि ऑरेन को पार्टी से निकालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डंजन से बाहर निकलते वक्त सब उसकी तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि वो अपनी न्यू एन्चेंटर के साथ शायद काफी अच्छा कर रहा होगा। दूसरी तरफ ओलिवर सोचता है कि उन्हें खुद को हीरोज कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से सब लोग ट्रबल में पड़ गए और वो अभी तक के बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि इतने सालों तक ऑरेन ही उन सबको कैरी करता आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है ऑरेन की तरफ, जहां वो ग्रुप 10 को याद दिलाता है कि उनका गोल फ्लोर 51 तक पहुंचना है। कैरल एक्साइटमेंट में मॉन्स्टर्स को स्लॉटर करने की बात करती है, लेकिन ऑरेन उसे कहता है कि एक डिफेंडर होने के नाते उसका असली फोकस अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। तब लोगन बताता है कि फेमस एडवेंचरर एल्बर्ट भी हमेशा कहता था कि टीम के साथ मिलकर काम करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऑरेन बताता है कि एल्बर्ट सिल्वर रैबिट्स का एज था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर कैरल कहती है कि एक डिफेंडर अगर किसी को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए तो उसका क्या फायदा। उसका मानना है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के बेस्ट तरीका ये है कि उन्हें फ्रंट लाइन से ही दूर रखा जाए। ऑरेन देख लेता है कि वो अपनी बात को लेकर सीरियस है, इसीलिए वो उस पर और कुछ कमेंट नहीं करता और बस सबसे कहता है कि वो उन सब पर भरोसा कर रहा है। कुछ देर बाद वो 36 फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहाँ सेल्मा ऑरेन से कहती है कि वो ग्रुप 10 का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि उसे लगता है कि उन सबका फ्यूचर काफी ब्राइट है। उसे पता चल जाता है कि वो लोग एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए वो रिवील करती है कि सिल्वर रैबिट्स पहले तो टॉप गिल्ड हुआ करती थी, लेकिन एल्बर्ट को खोने के बाद हीरोज पार्टी ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। सेल्मा को लगता है कि शायद ऑरेन एल्बर्ट की जगह ले सके, लेकिन ऑरेन एक्सप्लेन करता है कि उनके गिल्ड को 2 एन्चेंटर्स की जरूरत ही नहीं है। वो सेल्मा को याद दिलाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट की बेस्ट एन्चेंटर तो वही है। इसके बाद वो लोग 40th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां सेल्मा सबको अलग अलग ग्रुप्स में स्प्लिट होने को बोलती है। तब ऑरेन ग्रुप 10 को समझाता है कि एडवेंचरर्स डंजन के हर फ्लोर के मैप्स बनाते हैं ताकि उनके क्लैन मेट्स को सही रास्ता ढूंढने में आसानी हो। कैरल सोचती है कि ऑरेन को डंजन के बारे में इतनी नॉलेज इसीलिए है क्योंकि वो पहले ही काफी डीपर फ्लोर्स तक जा चुका है। ये सोचकर उसके फ्रेंड्स उससे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगते हैं जिनसे वो पहले लड़ चुका है। थोड़ी देर बाद उन्हें गॉब्लिन्स दिखता है, लेकिन कैरल बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ चार्ज कर देती है। गॉब्लिन भी उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी ऑरेन अपना डीबफ स्पेल यूज करके उसकी स्पीड स्लो कर देता है। इसका फायदा उठाकर कैरल उसे एक ही हिट में फिनिश कर देती है, लेकिन लोगन उसे समझाता है कि अगर ऑरेन टाइम पर हेल्प ना करता तो वो मर भी सकती थी। तब कैरल को रियलाइज होता है कि सब उसकी सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली वरिड थे, इसीलिए वो अपनी रेकलेस हरकत के लिए अपोलोजाइज करती है। इसके बाद ऑरेन उसे एक टेक्निक के बारे में बताता है जिसे एक्टिव डिफेंस कहते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि इसमें डिफेंडर अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स पर स्ट्राइक करता है ताकि उनके अटैक्स को रोका जा सके, लेकिन वो ये भी क्लियर करता है कि डिफेंडर का गोल एनिमीज को डिफीट करना नहीं बल्कि अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ये देखकर लोगन भी डीबफ्स यूज करना सीखना चाहता है, लेकिन ऑरेन एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्निक पावरफुल मॉन्स्टर्स पर इजीली काम नहीं करती। डीबफ यूज करने से पहले टारगेट की एग्जैक्ट मैजिक रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी होता है। ऑरेन समझ जाता है कि लोगन अभी उस लेवल के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए वो उसे फिलहाल अपने बफ्स मास्टर करने पर फोकस करने को कहता है। उसके बाद ऑरेन सबको अपनी ट्रैप मैजिक दिखाता है और बताता है कि वो हमेशा इसी टेक्निक का यूज करता था ताकि बाकी सब आगे वाले एनिमीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सके। फिर वो सोफिया को पैरेलल कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में बताता है, जो एक मेज को एक साथ कई स्पेल्स कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी देता है। सोफिया सोचती है कि इतनी डिफिकल्ट टेक्निक को पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऑरेन कहता है कि बस एक बार अगर ये तुमने कर लिया तो ये काफी इजी लगने लगती है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि डीपर फ्लोर्स के मॉन्स्टर सिर्फ एक स्पेल से डिफीट नहीं होते, इसीलिए एडवांस्ड एडवेंचरर्स पैरेलल कंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं ताकि वो एक स्पेल के तुरंत बाद दूसरा स्पेल कास्ट कर सके। ऑरेन सोफिया को कहता है कि वो ये टेक्निक सेल्मा से सीखने की रिक्वेस्ट करे, लेकिन सोफिया कहती है कि वो डायरेक्टली ऑरेन से ही सीखना चाहती है। इस पर ऑरेन कहता है कि उसके लिए पहले उन्हें सेल्मा की परमिशन लेनी होगी। उधर हीरोज पार्टी एडवेंचर्स गिल्ड पहुंच जाती है, जहां वो गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। लूना तुरंत उसे फोर्स टेलीपोर्ट यूज करने को कहती है, लेकिन गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि वो इस स्पेल को सिर्फ इमरजेंसीज के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि इसे कास्ट करने में बहुत ज्यादा माना लगता है। तब लूना बताती है कि ब्लैक ड्रैगन फिकल गेट के थ्रू उड़कर दूसरी फ्लोर में पहुंच गया है। उसे डर है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत सारे एडवेंचर्स मारे जा सकते हैं, इसीलिए वो सबको डंजन से तुरंत टेलीपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करती है। मेजेस अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करने की तैयारी करते हैं, तभी उनमें से एक ओलिवर से कहता है कि जो कुछ हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि हीरोज पार्टी कितनी पैथेटिक है जो ब्लैक ड्रैगन को एस्केप होने दे बैठी। एंड इसी के साथ साथ जहां ब्लैक ड्रैगन आजाद घूम रहा है, हम इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड अगले पार्ट में हम ये स्टोरी खत्म कर देंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना।
मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, बाय।